नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना थी, दुर्भाग्य था कि 100 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस बिना रजिस्टर कराए, बिना बही खातों की जांच करवाए, बिना ये बताए कि वो संगठन है क्या, उस संगठन में कौन लोग हैं, वो क्या करता धरता है, और दुनिया देश भर में जो इतनी शाखाएं उसने बना रखी हैं, सैकड़ों संगठन बना रखे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्यों उनके कोई जवाबदेही नहीं है कानून के प्रति, संविधान के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, क्यों उनके कामों में पारदर्शिता नहीं है। जबकि हम देख रहे हैं 100 साल से देश भर में जितने भी दंगे होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं आरएसएस या उससे जुड़े संगठनों की भूमिका होती है। कोई भी सांप्रदायिक टकराव होगा या सांप्रदायिक अभियान होगा, उसमें लाजमी है कि आरएसएस या उसके जो संघ परिवार के हिस्से हैं वो कहीं ना कहीं से उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बेशक वो पल्ला झाड़ ले, हाथ झाड़ ले, कहे कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि उसने महात्मा गांधी की हत्या के मामले में किया। नाथूराम गोडसे और उसका परिवार अपने आप को आरएसएस का मेंबर बताता रहा है, बार बार दोहराया उसने। लेकिन आरएसएस का जब नाम आया तो फिर उसने कन्नी काट ली। हालांकि उस पर भी केस चला, उस पर भी बैन लगा, लेकिन वो चूंकि रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, इसलिए लगातार इन तमाम सवालों से बचता रहा है कि उसके पास जो धन आता है, कहने को आरएसएस कह देता है कि हमें तो गुरुदक्षिणा से धन मिलता है, लेकिन ये तो कोई स्मगलर भी कह सकता है, कोई भ्रष्ट व्यापारी भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है। लेकिन आपके पास कितने बड़े पैमाने पर धन आ रहा है, इतने सारे संगठन आप चला रहे हैं, और जब तब आप ये भी दावा करते रहते हैं कि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे स्वयंसेवक वहाँ भिड़ जाते हैं। कैसे करते हैं ये सब में कोई पारदर्शिता नहीं है, और इसीलिए लगातार सवाल उठते रहे हैं कि इस संगठन को रजिस्टर करना चाहिए, करवाने के लिए मजबूर करना चाहिए। ठीक है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इस पर नहीं एक्शन लिया गया। अंग्रेज़ क्यों एक्शन लेते? अंग्रेज़ों के लिए तो बहुत अच्छा था कि एक हिंदुओं का संगठन है जो उनकी मदद कर रहा है, वो उनके विरोध में नहीं है। उनकी जो साजिशें होती रहीं ब्रिटिश सरकार की, उसमें वो हिस्सेदार रहे। भारत का जो आज़ादी का आंदोलन है उसके विरुद्ध काम करते रहे, षड्यंत्र रचते रहे, दुष्प्रचार करते रहे, और अंग्रेज़ों के लिए तो ये बहुत सूट करता था, तो उन्होंने कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत न महसूस की और न ही की। लेकिन हमने देखा कि पार्टीशन के समय दंगों में, मारकाट में आरएसएस के लोग किस पैमाने पर शामिल थे, और उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम आया, और बाद में भी जितने भी दंगे हुए या सांप्रदायिक अभियान हुए, चाहे वो संसद पर गौरक्षा के नाम पर हमला हो, या बाद में इमरजेंसी में, तो खैर चलिए मान लीजिए कि सत्ता को उलटने और षड्यंत्र रचने में आरएसएस की भूमिका तो रही थी, लेकिन मान लें कि वो अलोकतांत्रिक था इमरजेंसी, और वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन रजिस्ट्रेशन और जवाबदेही और पारदर्शिता का प्रश्न तो तब भी उठ रहा था। यानी आज़ादी के बाद भी इस सब के बावजूद 3 बार उस पर प्रतिबंध भी लगा, लेकिन उसको मजबूर नहीं किया गया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, और वो बचता रहा। किसी भी राजनीतिक दल ने शायद ये डर कर कि एक ऐसा संगठन है जिसकी इतनी सारी शाखाएं हैं, जिससे हिंदुत्व के नाम पर इतने भोले भाले हिंदू जुड़ गए हैं, उन्हें ठीक से समझ में ही नहीं आता कि राष्ट्रवाद क्या होता है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व की राजनीति इन सब से अलग है, वो समझते नहीं हैं और इनके साथ जुड़ गए। और वो एक जो ताकत आरएसएस की
रही है उपद्रव करने की, अशांति पैदा करने की, असंतोष को भड़काने की, या कहीं असंतोष हो तो उसका इस्तेमाल कर लेने की, जैसा कि इमरजेंसी का इस्तेमाल किया, जैसा कि 1989 के भ्रष्टाचार विरोधी का आंदोलन का इस्तेमाल किया, जैसा कि अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल किया, और अयोध्या की जो मंदिर अभियान था उसमें भी आरएसएस की भूमिका सब जानते हैं। तो इतने सारे कांड हुए, इतनी सारी गतिविधियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद की आज़ादी की बाद की सरकारों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही, यूपीए की सरकार, उसने भी इस दिशा में नहीं सोचा कि इस संगठन को जो इतना बड़ा हो गया है, जो किसी भी समय देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, अशांति और असंतोष को जन्म दे सकता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। नहीं हुआ, और अब जाकर कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि आरएसएस को रजिस्टर करवाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के सवाल बेशक उठते रहे हैं, बहुत सारे नेताओं ने कहा, लेकिन एक सरकार के स्तर पर ये कार्रवाई पहली बार होते हुए दिख रही है, जिसमें प्रियांक खड़गे ने बाकायदा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। बाकायदा पत्र का मजमून उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कहा है कि आपके पास औपचारिक पत्र पहुंच जाएगा और इस मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आपकी 60,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं, करोड़ों स्वयंसेवक हैं, तो पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही भी आपको निभानी चाहिए। उन्होंने आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2025-26 की कर्नाटक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुछ आंकड़े दिए हैं कि 4,127 दैनिक शाखाएं, ये कर्नाटक से रिलेटेड हैं, इतनी शाखाएं हैं। 1,389 साप्ताहिक मिलन करते हैं आप, 2,194 समाजोत्सव करते हैं जिसमें लगभग 20 लाख प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं, 562 रूट मार्च करते हैं। तो ये तो केवल कर्नाटक का है, पूरे देश में सोचिए किस पैमाने पर इसको मल्टीप्लाई करें तो किस पैमाने पर आरएसएस गतिविधियां चला रहा है। उन्होंने पूछा कि अगर नागरिक, मजदूर, एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिर और कंपनियां रजिस्टर होती हैं, डिस्क्लोज और कानून का पालन करती हैं, तो आरएसएस क्यों छूट मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सेंचुरी वर्ष में आरएसएस को संविधान के दायरे में रजिस्टर होकर, टैक्स चुकाकर और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अब उन्होंने आरएसएस से जो मांग की है उसमें 8 मांगे हैं, मैं उनको आपको पढ़ देता हूँ। पहले यह कि कानूनी स्थिति और संगठनात्मक संरचना इसको स्पष्ट करें, ऑफिस बेयरर्स और अधिकृत प्रतिनिधियों का पूरा विवरण दें, दान, योगदान और इनकम के जो दूसरे सोर्स हैं उनको डिस्क्लोज करें, खर्च और संपत्ति का विवरण दें, जो टैक्स आप पर लगता है उसका भुगतान हो रहा है या नहीं, यानी जो भी आप इनकम कर रहे हैं उस पर जो इतना टैक्स बनता है वो आप दे रहे हैं नहीं, बेशक नहीं दे रहे हैं। फिर है बिना औपचारिक रजिस्ट्रेशन के गतिविधियां चलाने का कानूनी अधिकार या आधार क्या है। इतने बड़े पैमाने पर बिना सार्वजनिक जवाबदेही के काम करने का संवैधानिक और कानूनी ढांचा आपके पास क्या है। और 8वां है सार्वजनिक कार्यक्रमों, रूट मार्च, मास गैदरिंग आदि के लिए परमिशन और ऑथराइजेशन और कंप्लायंस का विवरण भी दीजिए। उन्होंने आरएसएस से कहा है कि आप अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजें हमारे पास, ताकि इन मुद्दों पर चर्चा हो सके और संवैधानिक आत्मनिरीक्षण का आपको मौका मिल सके। मांगों के आधार क्या है? पहला पैमाना और प्रभाव है। आरएसएस की अपनी रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में जो मैंने जिक्र किया, ये पब्लिक ऑर्डर और समाज को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये होना चाहिए। फिर समानता का सिद्धांत, देश में हर छोटा बड़ा संगठन रजिस्टर होता है और अपनी इनकम को डिस्क्लोज करता है, तो आरएसएस को भी उस नियम का पालन करना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी संगठन चाहे कितना भी पुराना या प्रभावशाली हो,
जांच से ऊपर नहीं हो सकता। फिर संवैधानिक अनुपालन, राष्ट्रवाद, अनुशासन और कर्तव्य की बात करने वाले संगठन को खुद भी कानून का पालन करके उदाहरण पेश करना चाहिए। अब ये उन्होंने एक ज़बरदस्त हमला बोला है। प्रियंक खड़गे लगातार आरएसएस पर अटैक करते रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस में क्षेत्रीय स्तर पर कोई नेता लगातार आरएसएस को आड़े हाथों लेता रहा है, उसकी गतिविधियों पर सवालिया निशान लगाता रहा है, तो वो प्रियंक खड़गे हैं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, और अब तो वो कर्नाटक के गृह मंत्री बन गए हैं। तो उन्होंने ये एक मोर्चा अपने लिए खोल लिया है कि अब वो आरएसएस से कानूनी तरीके से भी निपटेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि इसका कानूनी अधिकार क्या ठोस है उनके पास? वो कह तो सकते हैं, लेकिन अगर कानूनी आधार नहीं होगा तो कैसे कार्रवाई करेंगे? तो कानूनी आधार जो है अभी तक, चूंकि जो आरएसएस ने औपचारिक रूप से रजिस्टर नहीं किया है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट या ट्रस्ट एक्ट के तहत किसी में उसने नहीं किया है, क्योंकि वो खुद को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहता है, व्यक्तियों का समूह कहता है, एसोसिएशंस पर्सन्स बताता है। और मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि 1925 में स्थापना हुई थी, ब्रिटिश काल में, फिर आज़ादी के बाद रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं किया गया। कोर्ट और इनकम टैक्स विभाग ने उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माना है और गुरु दक्षिणा पर टैक्स की छूट दी है। आरएसएस को 3 बार बैन किया गया है, 48, 75 और 1992 में, और कोर्ट ने सरकार ने ये बैन हटाए हैं। तो इसे वो एक मान्यता के तौर पर लेते हैं आरएसएस भागवत कि देखिए हमें सरकारी मान्यता मिली हुई है, क्योंकि हमारे ऊपर बैन लगा और फिर बैन हटा भी। कोई कानून नहीं कहता कि हर स्वैच्छिक सांस्कृतिक विचारधारात्मक संगठन को रजिस्टर होना चाहिए जब तक वो टैक्स बेनिफिट या कानूनी संरक्षण नहीं चाहता है। तो प्रियंक खड़गे के पास इस लिहाज से देखें तो बहुत अधिकार नहीं रह जाते हैं कि वो आरएसएस को मजबूर करें कि आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बाध्य हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अपने अकाउंट्स जांच के लिए खोलने होंगे, आपको अपने तमाम पदाधिकारियों और अपने सदस्यों और अपने विभिन्न संगठनों सबकी जानकारियां देनी पड़ेगी। ऐसी सूरत में अब प्रियंक खड़गे के पास क्या अधिकार हैं कि वो इस पर आरएसएस के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई कर सकें? तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी मौजूदा स्थिति में वो ये कर सकते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रमों की परमिशन को बहुत नियंत्रित कर दें, बहुत कम परमिशन दी जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, और जो विशिष्ट उल्लंघन हो इसकी तरफ से, आरएसएस की तरफ से, उसकी जांच करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस को रजिस्टर करने के लिए मजबूर करने का एक तरफा अधिकार उनके पास नहीं है। इसके लिए अगर वो सचमुच में ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आरएसएस को मजबूर करना चाहते हैं, तो कर्नाटक के स्तर पर वो एक कानून बना सकते हैं और उस कानून से आरएसएस को मजबूर कर सकते हैं कि आप कर्नाटक में अगर गतिविधियां चलाना चाहते हैं तो आपको इस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जो एक रजिस्टर्ड संगठन के लिए ज़रूरी होता है उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये तो साफ है कि प्रियंक खड़गे ने चिट्ठी लिख दी है, मांग कर दी है, लेकिन भागवत मानेंगे नहीं, ये भी तय है। भागवत साफ कह जाएंगे, जैसा मैंने ऊपर बताया कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करते, हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, हमें अभी तक छूट मिली हुई है, वगैरह वगैरह। तो आरएसएस आज इतना ताकतवर है, उसे केंद्र सरकार में वो बैठा हुआ है और तमाम राज्य सरकारों में बैठा हुआ है, और उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है, चाहे वो धन शक्ति के लिहाज से ले, चाहे जन शक्ति भी उसके साथ बहुत हो गई है, मीडिया का पावर है।
अदालतों का पावर है, सब कुछ उसके पास है। ऐसी सूरत में तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि इसे एक मुद्दा बना सकता है। वो मुद्दा ये बना सकता है कि देखिए, एक कांग्रेस की सरकार हिंदुओं के एक संगठन पर हमला कर रही है, उसे मजबूर कर रही है रजिस्ट्रेशन के लिए वगैरह वगैरह। तो ये कांग्रेस को बदनाम करने का एक हथकंडा भी उसे मिल सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये तो सबको पता है कि आरएसएस ये सब करेगा, बीजेपी सब कुछ ये सब करेगी और मोदी सरकार भी करेगी, फिर भी क्या हिम्मत है प्रियंक खड़गे में, कर्नाटक की सरकार में, कि टकराए? अगर हिम्मत है और सचमुच में उसने मन बना लिया है तो उसे इसके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा राज्य स्तर पर। कानून और व्यवस्था राज्य का जिम्मा है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो राज्य स्तर पर कानून बना सकती है। और खबर भी आ रही है कि शायद इसी मानसून सेशन में एक नया कानून लाया जाएगा जिसमें हर संगठन को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। सरकारी स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध और नियंत्रण का इससे एक रास्ता भी खुल जाएगा। तो ये एक रास्ता हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि ये भी एक टकराव का ही रास्ता है, सीधे सीधे आरएसएस से भिड़ने का ही रास्ता है। अब आरएसएस इस मामले में क्या भूमिका अदा करेगा, हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो इसको भी एक आंदोलन की शक्ल दे सकता है, इसको भी एक तरह से अपने खिलाफ होने वाले भेदभाव की बात कर सकता है, और उसका एक राजनीतिक दोहन बीजेपी करना चाहेगी, करेगी ही। अब राहुल गांधी, प्रियंक खड़गे या पूरी कांग्रेस को इसको बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, बहुत सेंसिटिविटी के साथ, नहीं तो गेंद आरएसएस के पाले में भी जा सकती है। और अगर सचमुच में एक इसे आंदोलन और पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बनाया जा सके तो आरएसएस इसमें डिफेंसिव भी हो सकता है और मजबूर भी किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर एक राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए मजबूर किया जा सका तो जहाँ जहाँ भी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की सरकारें होंगी, हर जगह इसकी गुंजाइश बनने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।